नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आप देख रहे हैं आज तक और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। पीएफआई पर बड़ा एक्शन हुआ है। 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। सहयोगी संगठनों पर भी शिकंजा। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से एनआईए की छापेमारी देश भर में चल रही थी। एनआईए पर शिकंजा कसता जा रहा था और अब बड़ी खबर, गृह मंत्रालय का ये बहुत बड़ा फैसला। 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है। टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला। डीजीपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, क्या कहेंगे आप इस बड़े फैसले के बारे में? गृह मंत्रालय ने आखिरकार तमाम सबूतों के सामने आने के बाद ये बड़ी कार्रवाई किया है, बड़ा एक्शन लिया है। देखिए, केंद्र सरकार का और हमारी देश की सिक्योरिटी एजेंसीज का स्वागत करते हैं कि उन्होंने ये जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म की नीति के तहत जिस प्रकार से प्रतिबंध लगाया है। पीएफआई वो संगठन है जो सिमी का अवतार है, जो आईएसआईएस के साथ लिंक्स रखता है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गुटों के साथ संबंध है, जिस प्रकार से उनकी संलिप्तता रही है, चाहे वो सीए के दंगों में हो, चाहे वो अन्य दंगों में हो। परंतु दुख की बात यह है मलिका जी कि जब भी इस प्रकार की कार्रवाई आतंकवाद पे की जाती है, कुछ राजनीतिक दल केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उनका बचाव करते हैं। हमने देखा है राजस्थान में एक तरफ पीएफआई को खुली छूट दी गई थी कोटा में मार्च निकालने के लिए। जब कांग्रेस की कर्नाटका में सरकार थी तो उन्होंने उनके खिलाफ केसेस विड्रॉ किए। केरल की सरकार ने वहां की हाईकोर्ट के कहने के बावजूद भी उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, उल्टा उनके लोगों को नौकरियां देने का काम किया। तो इस प्रकार से जैसे वोट बैंक की राजनीति के चलते जब यूएपीए को ज्यादा मजबूत किया गया तो उसका भी विरोध किया गया। आरजेडी ने सिमी पर प्रतिबंध का विरोध किया। अल-कायदा के आतंकी जब पकड़े गए तो समाजवादी पार्टी ने यूपी एटीएस पर सवाल उठाए। तो आज क्या ऐसी कार्रवाई का स्वागत किया जाएगा या फिर से एक बार सुरक्षा एजेंसियों के मनोबल पर चोट करने के लिए और वोट बैंक की एक निम्न स्तर की राजनीति करने के लिए क्या कुछ राजनीतिक दल इसका भी विरोध करेंगे? सवाल तो उनसे बनता है, क्योंकि आज इस प्रकार से जो कार्रवाई की गई है वो विस्तृत एक्शन के बाद कार्रवाई की गई है, सारी कानूनी कड़ियों को जोड़ते हुए कार्रवाई की गई है। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए देश में। परंतु कुछ राजनीतिक दल हमेशा आतंकवाद की पैरवी करते हैं। वो तो 26/11 को भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए तत्पर थे, वो तो पुलवामा में भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए तत्पर थे। तो आज ऐसे राजनीतिक दलों से पूछना चाहिए कि क्या वो स्वागत करेंगे या इस पर भी वोट बैंक की राजनीति करेंगे। बिल्कुल शहजाद, और जैसे कि आप राजनीति की बात कर रहे हैं, शुक्रिया शहजाद हमारे साथ जुड़े थे। शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि इस फैसले का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फैसला लिया गया है तो ये फैसला तमाम सबूतों के आधार पर लिया गया है। जो लगातार कार्रवाई हो रही थी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की तरफ से, ईडी और राज्य पुलिस भी ताबड़तोड़ एक्शन कर रही थी, सबूतों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? अहमदाबाद से गोपी गांगर, लखनऊ से समर श्रीवास्तव और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक एक कर हम सबके पास जाएंगे और जानकारी लेंगे। सबसे पहले जितेंद्र, आपके पास आते हुए, क्योंकि एक बड़ी खबर आपने हमें कल बताई थी, हम इस बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से सबूत हाथ लग रहे हैं, ये बड़ा एक्शन होना बहुत मुमकिन है और आज हमारे सामने है, तस्वीर साफ हो चुकी है। 5 साल का प्रतिबंध। बिल्कुल मलिका, जिस तरीके से आज तक लगातार ये कह रहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बैन करने की तैयारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से की जा रही है और सबसे पहले आज तक ने इस खबर को ब्रेक किया है और ये बताया है कि किस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है। सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मलिका नहीं, इससे जुड़े हुए जो संस्थान हैं वो किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं, उनके पास किस तरीके से विदेशों से फंडिंग आ रही है, इन तमाम चीजों की जानकारी अलग अलग एजेंसियों के पास मौजूद है और उसके आधार पर इस तरीके का फैसला लिया गया है। जो नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मलिका जारी हुआ है उसमें यह लिखा हुआ है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके अलावा जो रिहैब इंडिया फाउंडेशन पीएफआई के सदस्यों के माध्यम से किस तरीके से धन जुटाता है विदेशों से, इस तरीके की जानकारी है। इसके अलावा यह भी है कि एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और कुछ जो दूसरे सदस्य हैं, जो संगठन हैं इससे जुड़े हुए,
वो तमाम जो है विदेशों से फंडिंग जो आती है उसको किस तरीके से अलग अलग जगहों पर पहुंचाते हैं, क्योंकि देश विरोधी गतिविधियां जब भी होती हैं, चाहे वो सीए एनआरसी का मामला हो, उस दौरान दिल्ली में जब यहां पर पूरा दंगे भड़काए गए और उसके बाद ये पता चला कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें पीछे से फंडिंग की जा रही थी। यही नहीं, हिजाब विवाद हो या फिर अन्य जो मामले हैं उसमें किस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जुटा हुआ था। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब धीरे धीरे जो इससे जुड़े हुए संस्थान हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से आपने देखा कि 22 सितंबर को एक पैन इंडिया ऑपरेशन किया गया एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस के द्वारा, उसमें 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनकी पूछताछ और उनके यहां से जो दस्तावेज केंद्रीय एजेंसियों को मिले थे उसके आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस तरीके का कदम बढ़ाया है, क्योंकि ऐसे चौंकाने वाले दस्तावेज मिले हैं जिनमें यह पता चल रहा है कि टेरर फंडिंग के लिए पैसे किस तरीके से अलग अलग देशों से आ रहे हैं। इसके साथ ही इन लोगों का आगे का प्लान क्या था, प्लान यानी कि गजवाए हिंद स्थापित करने के किस तरीके की प्लानिंग इनकी तरफ से की जा रही थी। कई ऐसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे संबंध स्थापित करने की इनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे थे और जो युवा हैं, जो कि खास तरीके से मुस्लिम जो युवा हैं, उन लोगों को इन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जाने के लिए ये लोग प्रेरित कर रहे थे। तो ये संस्था जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ था और यही वजह है कि आज गृह मंत्रालय ने इस पर बड़ा फैसला लिया है और इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। जी समर्थ, आपके पास आते हुए अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ समेत 8 जिलों में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। एनआईए, यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे जुड़ी क्या जानकारी और अब तक का ताजा अपडेट क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कल जिस तरह से छापेमारी हुई थी, 50 से ऊपर अरेस्टिंग हुई थी उन लोगों की जो कहीं ना कहीं पीएफआई से लिंक थे। पर ये जो बड़ी खबर है, यानी कि पीएफआई पर जो 5 साल का बैन लग गया है। यूपी एक ऐसा राज्य है जिसने 2019 में जब सीए दंगे हुए थे उस वक्त भी यूनियन गवर्नमेंट को एक प्रस्ताव दिया था, जिसमें क्योंकि यूपी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारियां पाई थी कि उन दंगों के दौरान पीएफआई का क्लियर लिंक था। एक तरह से जो यंग लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बरगलाने में सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू उनको अलग अलग तरह के भड़काने वाले लिंक्स और वीडियोस भेजकर एक तरह से भड़काने का प्रयास पीएफआई द्वारा किया गया था। एक विस्तृत रिपोर्ट यूपी पुलिस द्वारा उस वक्त भी गवर्नमेंट को दी गई थी। तो यूपी एक ऐसा राज्य है जिसने पहले ही पीएफआई को बैन करने की मांग की थी और तमाम बड़े चेहरों ने भी लगातार इस बारे में खुलकर बात रखी है। पर अब देखना यह है कि क्या आने राजनीतिक दल भी इसके साथ आएंगे, क्योंकि जब भी पीएफआई को बैन करने की बात होती है तो कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो इसको लेकर सवाल उठाते हैं और एक कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर ये सारी चीजें करी जा रही हैं। पर सवाल ये है कि जिस तरह से अरेस्टिंग हो रही है, जिस तरह से लिंक्स मिल रहे हैं और जब एनआईए खुद इस पूरी जांच में लगती है, यानी कि आप मानकर चलिए कि भोर सुबह 3-4 बजे एनआईए की टीम्स आती हैं और लोगों को डॉक्यूमेंट्स के साथ 3 मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स के साथ ले जाती हैं और उनको ऐसी चीजें मिलती हैं जो कहीं ना कहीं देश विरोधी होती हैं। तो ये साबित करती है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास इनपुट काफी पहले से था, बस एक प्लानिंग और प्लॉटिंग की देरी थी कि वो किस समय, किस मोड ऑफ ऑपरेंडी में इस पूरे ऑपरेशन को जो है कहीं ना कहीं अंजाम देंगे। उत्तर प्रदेश की आप अगर बात करते हैं तो सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर एक तरह से धरपकड़ चली और कई 50 के ऊपर लोगों को कल अरेस्ट किया गया। इससे पहले भी आपको याद होगा 22 सितंबर को भी ठीक इसी तरह का ऑपरेशन एनआईए और एटीएस द्वारा किया गया था, जिसमें तमाम अरेस्टिंग हुई थी। एक लड़का इंदिरानगर से लखनऊ के पकड़ा गया था, जो कि लखनऊ को पौष इलाका कहा जाता है। तो वही बाराबंकी से बताया जा रहा है जो कोषाध्यक्ष पीएफआई का था उसको बाराबंकी के गांव से पकड़ा गया था। तो ये कार्रवाइयां, हालांकि यूपी सरकार द्वारा लगातार पीएफआई के खिलाफ जो भी कार्रवाइयां हुई हैं उनको लेकर फ्री हैंड दिया गया, चाहे वो यूपी पुलिस को दिया गया हो या वो यूपी एटीएस को दिया गया। पर क्योंकि ये केंद्र की एजेंसीज की बात है तो यहां पर जब बात आती है, क्योंकि प्रॉपर डेटा हर स्टेट से केंद्र के पास पहुंच गया था और यूपी का जो डेटा पहुंच रहा था, आप मानकर चलिए 2022 चल रहा है, 3 साल पहले लगभग 2019 में पुलिस की रिपोर्ट में क्लियर था कि ये संस्था बैन होनी चाहिए क्योंकि इसका दंगों में क्लियर इन्वॉल्वमेंट है। तो शायद इन सारे स्टेट्स का एक तरह से राउंड अप किया गया होगा, संज्ञान लिया गया होगा, क्योंकि आप कई दिनों से सुन रहे थे कि केंद्र सरकार लगातार जो है पीएफआई को बैन कर सकती है। तो ऐसे में ये निर्णय आना बड़ा है, पर क्योंकि उत्तर प्रदेश भी एक तरह से जो राजधानी है, एक तरह से राजनीति की कह सकते हैं,
तो ऐसे में देखना जरूरी होगा कि विपक्ष का इस नए निर्णय को लेकर क्या मोड ऑफ एक्शन रहता है। जी गोपी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है अहमदाबाद से। गोपी, गुजरात की भी अगर बात की जाए तो एटीएस और एनआईए की संयुक्त टीमों ने लगातार कार्रवाई की है और सबसे अहम बात ये हो जाती है कि गुजरात में पीएफआई की राजनीतिक शाखा काफी सक्रिय थी और कुछ महीने पहले ही अहमदाबाद में कार्यालय भी खोला था। अब बिल्कुल देखिए मल्लिका, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल जब एटीएस की टीम ने गुजरात के अलग अलग हिस्सों में रेड की तो नवसारी, भरूच, अहमदाबाद जैसे जो जिले हैं वहां से करीब 10 से ज्यादा लोगों को कल हिरासत में लिया है। इससे पहले भी एनआईए की टीम के साथ एटीएस ने एक सर्च ऑपरेशन किया था और सूरत, भरूच और अहमदाबाद इन 3 जगह से लोगों को गिरफ्तार किया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से, हालांकि पीएफआई का कोई सीधा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया है जिसकी राजनीतिक जो शाखा है वो यहाँ पर थी और इसके लिए पीएफआई जो है वो फंडिंग देने का काम कर रहा था। तो सीधे तौर पर तो इन्वॉल्वमेंट पीएफआई के साथ इन लोगों का नहीं आ रहा है, लेकिन इनकी राजनीतिक जो शाखा है उसके साथ इसका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। कई सारे ऐसे प्रूफ है वो भी मिले हुए हैं और इससे पहले जिन लोगों की गिरफ्तारी, क्योंकि कल नवसारी से जिसकी गिरफ्तारी की गई है वो शख्स इससे पहले भी 2-3 बार गिरफ्तार हो चुके थे और उसके बाद कल उसकी गिरफ्तारी हुई है और वो भी उसका पीएफआई की जो राजनीतिक शाखा है उसके साथ उसका राजनीतिक कनेक्शन मिला है। तो कहीं ना कहीं गुजरात में जिस तरीके से ये पूरी एक्टिविटी चलाने की कोशिश कर रहे थे उस पर हम कह सकते हैं कि अब बैन लग गया है, क्योंकि पीएफआई को ही बैन किया गया है, उसकी राजनीतिक शाखा, क्योंकि गुजरात में अब चुनाव भी होने हैं और चुनाव को लेकर जिस तरीके से काम चल रहा है गुजरात के अंदर, तो वैसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एटीएस के साथ साथ एनआईए की टीम ने भी इससे पहले छापेमारी की थी और कई जगह पर छापेमारी करते हुए यहाँ से जो लिंक है, जो लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया था। मल्लिका जी, भोपाल से हमारे साथ रवीश भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। रवीश, एटीएस की देश भर में रेड है और अगर बात की जाए एमपी की तो इंदौर, भोपाल समेत 8 जिलों में गिरफ्तारियां हुई हैं और बताया जा रहा है कि कहीं लैपटॉप और संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। जी बिल्कुल मल्लिका, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि पीएफआई जो सबसे पहले अगर देखा जाए तो दक्षिण के राज्यों में ज्यादा सक्रिय था, लेकिन बीते कुछ समय से अगर देखें तो पीएफआई ने अपनी सक्रियता मध्य प्रदेश में जरूर बढ़ा दी थी और इसके सबूत इससे भी मिलते हैं कि पीएफआई ने यहाँ पे अपने राजनीतिक संगठन एसडीपीआई को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया था कि हाल ही में जो नगर निगम के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, जो निकायों के चुनाव हुए थे, उसमें पीएफआई के संगठन एसडीपीआई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और एसडीपीआई के पार्षद जो है वो जीत के आए थे कई सीटों पर। और ऐसे में जो एटीएस ने गिरफ्तारी की है उसमें से हैरानी की बात यह है कि हाल ही में नगरीय निकाय चुनावों में एसडीपीआई ने जो उम्मीदवारी की थी और जो जीत करके आए थे उसी में से एक पार्षद को शाजापुर से कल हिरासत में लिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएफआई किस तरीके से अपनी पैठ जो है मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जो कि एक हिंदू, एक जगह देखा जाए तो एक हिंदी बेल्ट माना जाता है, बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां पे अपनी पैठ बढ़ानी शुरू कर दी थी। और पीएफआई पे लगातार बीते अगर 1 सालों से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं उसमें पीएफआई का नाम कई बार सामने आया है। खासतौर से खरगोन के जो दंगे हुए थे हाल ही में, उसमें कहीं ना कहीं पीएफआई की सक्रियता देखने को सामने मिली थी और ये बताया गया था कि लोगों को भड़काने में पीएफआई का एक रोल है। और राज्य सरकार ने इस पर बाकायदा एक्शन लेने के लिए गृह मंत्रालय को एक पत्र जो है वो भी भेजा था और मांग की थी कि पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगना चाहिए। मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने इस बात को लेकर के गृह मंत्रालय को या फिर भारत सरकार को कई बार जानकारी भेजी थी, इत्तला भेजी थी कि किस तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं मध्य प्रदेश की, अगर बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, वो भी लगातार बार बार जो हिंसक घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही थी, जो सांप्रदायिक घटनाएं सामने रही थी, उसमें पीएफआई का कनेक्शन कहीं ना कहीं से जरूर निकल रहा था। खासतौर से जो युवा है वो सोशल मीडिया के सहारे पीएफआई से जो जुड़ रहे थे और लगातार समाज के बीच में जाकर के जिस तरीके की घटनाएं हो रही थी उसको देखते हुए ये कदम उठाया गया था। आपको बताएं कि जो पहली कार्रवाई हुई थी एनआईए की वो 22 सितंबर को हुई थी, तब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनकी रिमांड जो है वो 30 सितंबर तक है। 7 दिनों की रिमांड उन्हें मिली है एनआईए को और इस दौरान जो उनसे पूछताछ हुई है उस पूछताछ के आधार पे मध्य प्रदेश में 21 लोगों को कल हिरासत में लिया गया और उनसे जो लगातार पूछताछ हो रही है वो 2 चरणों में हो रही है। पहली जो चरण है वो टेरर फंडिंग को लेकर के उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार ये जो रहा है गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ये कहाँ से आ रहा है। इनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं
एंड की ओर इशारा कर रवीश, रहे हैं। हम कुछ अहम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप सभी सहयोगी बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके पास लौटूंगी। सहयोगी संगठनों पर और पीएफआई पर लगातार आपको पहली तस्वीर जो दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से शिकंजा कस रहा था। अलग अलग ठिकानों पर सबूतों के आधार पर कड़ियों को जोड़ते हुए ये जांच आगे बढ़ी, छापेमारी कार्रवाई हुई। कई जगहों पर एनआईए, ईडी और एटीएस की टीमों ने, संयुक्त टीमों ने मिलकर के कार्रवाई की। पहले छापेमारी और अब पाबंदी का फैसला। हमारे सामने छापेमारी कार्रवाई हुई, कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। टेरर लिंक के सबूत भी इस जांच में जो इतने दिनों से चल रही थी पाए गए हैं। कई दस्तावेज हाथ लगे हैं, कई डॉक्यूमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं। साथ ही आपको बताएं कई जगह से लैपटॉप्स भी बरामद किए गए हैं, डिजिटल सबूत भी हाथ लगे हैं। गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला है। 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है और जो नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी जितेंद्र के पास हम चलेंगे। जितेंद्र, लगातार ताबड़तोड़ एक्शन तो हम देख ही रहे थे। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और हैरानी भी हुई कि आखिर किस आधार पर ये अचानक से इतनी तेजी से जांच अलग अलग राज्यों तक पहुंच रही है। लेकिन क्या लग रहा है अब कि अब पीएफआई की जो आका है उनके पास अब क्या प्लान बी होगा, उनके पास क्या विकल्प? और देखिए मल्लिका, सबसे बड़ी बात यह है कि पीएफआई जो संगठन है उसके लिंक किस तरीके से जो ग्लोबल टेररिस्ट हैं उनके साथ थे। जो नोटिफिकेशन है इसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि आतंकवादी समूहों से, जैसे कि सिमी से इसके कांटेक्ट थे और पीएफआई के बहुत सारे जो लोग हैं वो किसी न किसी रूप में इससे जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश का आतंकी संगठन है और भारत में उसको प्रतिबंधित किया गया है, उससे भी पीएफआई के संबंध थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जमातुल बांग्लादेश, जिस तरीके से अभी हाल ही में एक जानकारी आई थी कि भोपाल से इसका एक बड़ा मॉड्यूल पकड़ा गया था और उसके बाद भोपाल में भी एनआईए की टीम ने अभी हाल ही में छापेमारी की थी, जिससे कि वहां से जानकारी मिली। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश एक खतरनाक संगठन है जो कि पश्चिम बंगाल, असम और दूसरे राज्यों में पूरी तरीके से सक्रिय है। इसके संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से अगर हैं तो ये तमाम चीजें सवाल उठाती हैं और यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस्लामिक संगठन जो कि आईएसआईएस है, जो कि देश विदेश में कई बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका है, उसमें भी ये लोग रेडिकलाइज करके युवाओं को भेजने की का प्रयास कर रहे थे, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं। तो ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनसे भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके थे और इन्हीं तमाम चीजों की जानकारी एनआईए की तरफ से दिया गया था गृह मंत्रालय को और एनआईए ने इसके लिए डॉजियर बनाया था। आपको बता दें कि कल 11 बजे के आसपास गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें इस बात को तय कर लिया गया था कि अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाना है और इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अध्यक्षता कर रहे थे और उसमें ईडी, एनआईए और आईबी चीफ मौजूद थे। उस बैठक के बाद ही यह फैसला ले लिया गया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर बैन लगाना है, इससे जुड़े हुए जो दूसरे संस्थान है उस पर बैन लगाना है और यही बड़ा कदम आज उठाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों से जो इनके लिंक स्थापित हो रहे हैं, जो कई संस्थान हैं जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें पैसा आता था और उसके बाद ये संस्थान उस पैसे को अलग अलग जगहों पर रूट करता था। एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैसा जो है छोटे छोटे अमाउंट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, जिससे कि नजर किसी की ना पड़े, किसी एजेंसी की, हवाला के जरिए भी पैसा ये लोग भेजते थे। तो इस तरीके की बातें जो नोटिफिकेशन है गृह मंत्रालय का उसमें बताया गया है और ये कहा गया है कि इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आज जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है और उससे जुड़े हुए जो संस्थान है उस पर पाबंदी लगाई गई है। मलिका, समर्थ हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। समर्थ, उत्तर प्रदेश की जो इस वक्त स्थिति है उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लंबे वक्त से पीएफआई से जुड़े थे लेकिन हाल ही में उन्होंने पीएफआई से अपने सारा नाता तोड़ दिया। जैसे कि जो अब्दुल खालिद हैं, पिछले 14 साल से सपा में वो नेता थे, काफी वक्त तक वो पीएफआई से जुड़े रहे, लेकिन उन पर भी कार्रवाई हुई है, उनको भी हिरासत में लिया गया है, जबकि उनका ये कहना है कि 3 महीने पहले ही पीएफआई से वो इस्तीफा दे चुके हैं। इस तरह के लोग जो जुड़े थे और अब साथ नहीं है, उन पर भी क्या उसी तरह से कार्रवाई हो रही है? इस तरह के और कितने लोग?
देखिए, अगर आप 5 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और आखिरी 3 महीने में उसको छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है वो भी सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार में आएगा ही आएगा, और यही एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उनको हिरासत में लिया गया है, उनको अरेस्ट किया गया। कहानी ये है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसको पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि सिमी का जो वर्जन था, उस सिमी में जो नेता थे, जो लोग थे, जो लीडर्स थे, वो पीएफआई में बड़ी संख्या में हैं। तो क्लियर अंदेशा उनका ये है, और ये भी उसमें साफ साफ लिखा है, जो ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से आया है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से आया है, उसमें ये भी क्लियर किया गया है कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि इनका कहीं ना कहीं देश विरोधी या आतंकी गतिविधियों में पीएफआई का हाथ हो सकता है। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को बैन कर दिया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया। पीएफआई के अलावा 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। पीएफआई से जुड़े संगठनों पर भी पाबंदी लगाई गई है। पीएफआई पर 5 साल का बैन, गृह मंत्रालय की ये बड़ी कार्रवाई, टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएफआई पर लगा है 5 साल के लिए प्रतिबंध। 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 100 से ज्यादा पीएफआई से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे, हिरासत में लिए गए। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले, इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी। जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने का फैसला किया है। पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लग गया है। गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा फैसला। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, मुनीश पांडे, गोपी घांगर मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए जितेंद्र, पीएफआई पर 5 साल का बैन, टेरर लिंक के आरोप में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत 8 और संगठनों पर एक्शन हुआ है। कौन कौन से वो और संगठन हैं? बिल्कुल मलिका, 8 और संगठनों पर पीएफआई के साथ साथ उस पर एक्शन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है मलिका कि पीएफआई पर जो एक्शन किया गया है उसमें जो गृह मंत्रालय के हमारे पास दस्तावेज मौजूद हैं उसमें बताया गया है कि पीएफआई के जो काडर हैं वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं और उसकी एक सिलसिलेवार इसमें जानकारी दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि 2021 में श्री नंदू की हत्या की गई। इसके अलावा इसमें यह भी जानकारी दी गई कि 2022 में कर्नाटक में प्रवीण नेट्टारू की हत्या की गई, जो कि बीजेपी युवा मोर्चे से जुड़े हुए थे। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि प्रवीण पुजारी जो कि कर्नाटक में हैं, उनको भी 2016 में उनकी हत्या की गई थी और इसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जुड़े हुए लोगों का हाथ था। एक सबसे बड़ी बात इसमें यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकी समूह है, जो केरल से आईएसआईएस का एक ग्रुप अफगानिस्तान, सीरिया और दूसरे देशों में गया था, उसके भी लिंक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हैं। और इस दस्तावेज में लिखा हुआ है कि सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में आतंकी कार्यकलापों में भाग लेने के लिए जो लोग गए थे वो पीएफआई के काडर थे और उसमें से बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है। तो ये तमाम चीजें इस दस्तावेज में जानकारी दी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईएसआईएस एक कट्टरपंथी संस्थान है और विदेशों में कई बार इसने आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है, उस संस्थान से ये जुड़ा हुआ है और इसके संबंध अफगानिस्तान के अलावा सीरिया और इराक में दूसरे जो आतंकी संगठन हैं उनसे रहे हैं। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को यूं ही गृह मंत्रालय ने बैन नहीं किया है, उसके पास एजेंसियों के साथ जो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे, उन दस्तावेजों के आधार पर उसको बैन किया गया है। सीरिया में जिस तरीके से इसका काडर गया था और उसमें से बहुत सारे जो इससे जुड़े हुए काडर के लोग केरल के थे, उन काडर के लोगों
को वहां पर जो ISIS का उस दौरान युद्ध चल रहा था उसमें भी कई काडर के लोग मारे गए हैं। उसके लिंक भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की पास जो दस्तावेज मौजूद हैं उसमें वो जानकारियां पता चली हैं। तो अब जो इससे जुड़े हुए संगठन हैं उसमें भी प्रतिबंध लगाया गया है और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास फंडिंग आ रही थी जो PFI से जुड़े हुए दूसरे संगठन हैं और उस फंडिंग का इस्तेमाल PFI करता था। छोटी छोटी मात्रा में रकम गल्फ कंट्रीज से, तुर्की से आते थे और केरल में जो NGO हैं उनके पास ये पैसा आता था और उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो इस टेरर फंडिंग के जो लिंक मिले हैं उसके आधार पर इस तरीके का कदम बढ़ाया गया है। आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि जो इससे इंडिविजुअल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, NIA और ED ने इनपुट दिया था कि PFI हिंसक प्रदर्शन की योजना बना रही है। हिमांशु मिश्रा शाहीन बाग दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, हमने देखा कि दिल्ली में भी शाहीन बाग और जामिया जैसे कई इलाकों में कल कार्रवाई हुई, कई गिरफ्तारियां दिल्ली से भी हुई हैं। उसके बाद सुरक्षा को सख्त कर दिया गया था। फिलहाल आप वहां पर किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? और मैं लौटूंगी आपके पास हिमांशु। हमारे साथ राम कदम जी जुड़ गए हैं। राम कदम जी, किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं? लगेगा अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ नया भारत है। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता। उन पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। जो सरकार का ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला है, यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि इस भारत के भूमि पर आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे। चलिए एक बार फिर से तमाम सहयोगियों का रुख करेंगे। हिमांशु, आप इस वक्त शाहीन बाग में मौजूद हैं। कल किस तरह से कार्रवाई हुई, क्योंकि कई गिरफ्तारियां कल हुई हैं। आज वहां पर आप क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा को सख्त किया गया था? देखिए, इस वक्त मैं शाहीन बाग में जो PFI का मेन मुख्यालय है उस दफ्तर के बाहर ही मौजूद हूं यहाँ पर मल्लिका। और यहाँ पर जब पहली बार रेड के लिए आधी रात में जब टीमें निकली थी NIA की, ED की और लोकल पुलिस के साथ, तो इस ऑफिस को सील कर दिया गया था। और उसके बाद से जब लोकल पुलिस, खासतौर से जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, उसको कुछ इनपुट्स मिले थे और उस इनपुट्स के आधार पर दोबारा कार्रवाई की गई और करीब 30 लोगों को सबसे पहले हिरासत में लिया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। दरअसल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को एजेंसी से यह इनपुट मिला था कि जिस तरीके से PFI के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ी फैलाने के लिए, प्रदर्शन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स को उठाते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई जगहों पर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में और साउथ ईस्ट दिल्ली में, जहां पर हम मौजूद है शाहीन बाग इलाके में, इन सभी जगहों पर रेड किया और 30 से ज्यादा लोगों को सबसे पहले डिटेन किया गया और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की गई। उनमें से जिनके खिलाफ प्रूफ मिले उन्हें गिरफ्तार किया गया। यह प्रिवेंटिव कदम था दिल्ली पुलिस की तरफ से। वहीं जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें यहां से मिले थे, जो NIA की टीम ने जब रेड की थी यहां से मिले थे, उसके आधार पर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे उनके आधार पर अभी इस बात का भी अंदाजा है कि आने वाले वक्त में और गिरफ्तारियां भी पॉसिबल है। लेकिन इस पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस हमेशा, जब से ये शाहीन बाग जो CA के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें शाहीन बाग में सबसे पहले रोड पर बैठ के प्रोटेस्ट किया गया था, एक रोड बंद की गई थी और उसके बाद देश के कई हिस्सों में इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिले थे। उसके बाद जब वो प्रदर्शन बंद हुआ तो पुलिस ने सिक्योरिटी इस इलाके में हमेशा रखी है और दिल्ली पुलिस का कहना होता है कि खासतौर से दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हमेशा सेंसिटिव मानकर दिल्ली पुलिस जो है उस पर नजर बनाकर रखती है। मल्लिका, बिल्कुल, और कई इलाकों में धारा 144 भी लागू की गई थी। सुरक्षा को सख्त दिल्ली में करना पड़ा था क्योंकि इलाके संवेदनशील माने जाते हैं। मुनीश, आपके पास आते हुए, यकीनन गृह मंत्रालय का ये बहुत बड़ा एक्शन है, बड़ी कार्रवाई है, लेकिन अब PFI के अस्तित्व का क्या ये माना जाए कि जांच पूरी तरह से खत्म हो गई है? अब क्या और हम नहीं देखेंगे गिरफ्तारियां होते हुए या छापेमारी कार्रवाई होते हुए, या फिर अभी भी इसी तरह से ये कार्रवाई चलती रहेगी और कौन कौन से राज्य निशाने पर?
जी, बेहद अहम सवाल किया है आपने। देखिए, कार्रवाई जो है, आप कह सकते हैं कि अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे बहुत सारी कार्रवाई होनी बाकी है। अभी तक एनआईए या ईडी ने या फिर राज्य सरकार की जो एंटी टेरर स्क्वाड होती हैं, इन सभी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन्होंने जो गिरफ्तारी की थी वो उस आधार पर की थी जो जिन मामलों में उनकी जांच हो रही थी और उन लोगों को गिरफ्तारी हुई थी जिनके खिलाफ में सबूत मिले थे। लेकिन बहुत मुमकिन है कि जो 106 से ज्यादा लोग पहले गिरफ्तार हुए थे, उसके अलावा कल जो 247 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनसे जब पूछताछ की जाएगी और इनके पास से जो सबूत मिलेंगे तो बेहद मुमकिन है कि उनकी भी आगे चल के गिरफ्तारी होगी, जो लोग अभी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। और मैं ऐसा इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि एनआईए और ईडी में जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो लगातार, जो उनकी एक डेडिकेटेड टीम है, वो ऐसे लोगों के खिलाफ में सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि यह पता चल पाए कि आखिरकार इनका रोल क्या हुआ करता था। अमूमन अगर बात करें तो हाल ही में जो ईडी और एनआईए दोनों ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि पीएफआई के जो बड़े नेता हैं वो कई ऐसे मुस्लिम लड़के हैं जिनको कि वो रेडिकलाइज कर रहे हैं, उनका मन जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी कोशिश ये है कि देश में जो इस तरह के युवा हैं जिनको भड़काया जा सकता है, उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काकर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईसिस, वहां पर ज्वाइन कराया जाए, दूसरी ऐसी जो आतंकी संगठन है वहां पर ज्वाइन कराया जाए, जो अपने आप में बेहद खराब है देश के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर आता है ये। तो आपका सवाल जो था उस पर जवाब देते हुए मैं यही कह पाऊंगा इस वक्त कि जो पीएफआई के लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, बहुत मुमकिन है कि आगे आने वाले समय में उनकी बहुत सारे ऐसे पीएफआई के मेंबर्स होंगे जो फिलहाल के लिए फरार हैं। न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी होगी, उनकी निशानदेही होगी, बल्कि और भी जो पीएफआई से जुड़े संगठन हैं उनके नेताओं की भी गिरफ्तारी आगे आने वाले समय में हो सकती है। गोपी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है अहमदाबाद से, हमारे साथ सीधे गोपी के पास चलेंगे। गोपी, गुजरात के संदर्भ में अगर बात की जाए तो और क्या कुछ जानकारी आपके हाथ लगी है? क्या कार्रवाई का सिलसिला अभी भी लग रहा है कि गुजरात में इसी तरह से चलता रहेगा? और कौन कौन से जिले हैं जहां से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुजरात के अंदर अगर जिलों की बात की जाए तो अहमदाबाद, भरूच, नवसारी, सूरत जैसे जो प्रमुख जिले हैं वहां पे ये कार्यवाही की गई थी। और वहां से कुल मिला के अगर अब तक बात की जाए, क्योंकि 2 बार ये खबर आई थी, कल भी एटीएस के जरिए 10 लोगों को वहां से हिरासत में लिया गया। उससे पहले जो लोगों को गिरफ्तार किया गया था वो उसमें करीब 5 के आसपास लोग थे। तो कुल मिला के 15 के आसपास लोगों के खिलाफ कार्यवाही गुजरात के अंदर हुई है। लेकिन गुजरात में चुनाव होने थे तो गुजरात में पीएफआई डायरेक्टली नहीं, लेकिन उसका जो राजनीतिक फ्रंट है वो यहाँ पे काफी एक्टिव हो रहा था। और वैसे में देखे 2017 में भी एक ऐसी खबर आई थी कि जो पीएफआई है उसने कुछ जो लोग हैं उनको फंडिंग करते हुए उनको इलेक्शन में खड़ा रखा था। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे थे तो यहाँ पे भी इस तरीके से बात सामने आ रही थी कि जो उसका राजनीतिक मंच है वो लगातार जो राजनीतिक गतिविधियां है उसको बढ़ावा दे रहा था। और वो भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये बढ़ावा दिया जा रहा था। जब पुलिस ने एटीएस के जरिए छापेमारी की गई तो एटीएस को कई अहम दस्तावेज मिले हैं, लैपटॉप उन्होंने सीज किया है, कई सारे ईमेल आईडी ऐसे मिले हैं जिसपे कई सारी चीजों का खुलासा हुआ है। क्योंकि एनआईए ने जो जानकारी दी थी, जो टिप ऑफ दिया था गुजरात एटीएस को, उसके आधार पर ये सारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हुई और लोगों को गिरफ्तार किया गया। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारी इस सिलसिले में हो सकती है। जितेंद्र बहादुर सिंह, हिमांशु मिश्रा, मुनीश पांडे, गोपी घांगर, समर्थ श्रीवास्तव, लगातार अलग अलग राज्यों से मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।